नमस्कार दोस्तों, और के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो आज अपने यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज रहेगी, वो रहेगी सीरीज नंबर यहाँ पे 78। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपन 9,999 क्वेश्चन का प्रक्रम चला रखा है, उसका पार्ट नंबर 78 रहेगा। मॉर्निंग के अंदर भी अपन ने थ्योरी क्लास चला रही है और बीच बीच में अपन इंपॉर्टेंट बूस्टर डोज की आपके लिए फैक्ट लेके आते हैं। तो सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन लगातार आगे बढ़ते हैं। सीरीज नंबर 78 रहेगी और उसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखे दोस्तों, वो रहने वाला है अपना यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कि न्यूरॉन की सबसे लंबी संरचना क्या कहलाती है। दोस्तों, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन की बात कर रहे हैं अपन, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सबसे लंबी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, डेंड्राइट, साइटोप्लाज्म, एक्सोन या न्यूक्लियस। दोस्तों, अपनी जो न्यूरॉन होती है, इस न्यूरॉन की अपन बात कर रहे हैं, तो इसकी न्यूरॉन की है दोस्तों यहाँ पे सबसे लंबी संरचना क्या कहलाएगी। तो दोस्तों, जो न्यूरॉन है इसकी सबसे लंबी संरचना है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, एक्सोन। एक्सोन है वो न्यूरॉन का सबसे लंबी संरचना होती है। एक्सोन क्या होता है दोस्तों, एक न्यूरॉन से एक एक्सोन है वो बाहर निकलता है, दूसरी न्यूरॉन से जाके ये मिलता है। फैक्ट देखिए दोस्तों, फैक्ट भी दिया गया है कि न्यूरॉन सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। एक्सोन शरीर के दूर के हिस्सों तक इस अवयव को लेके जाने का क्या करता है, सबसे लंबा यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखे दोस्तों यहाँ पे कि मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, वो कौन सा रहेगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सेरिबरम, सेरिबेलम, मेडुला या थैलेमस। मस्तिष्क का कौन सा पार्ट है जो यहाँ पे कंट्रोल करने का कार्य करता है, बैलेंस करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, सेरिबेलम। सेरिबेलम ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो मस्तिष्क को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है मस्तिष्क के द्वारा। नेक्स्ट इसका पार्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि ध्यान रखना दोस्तों, ये भाग क्या करता है, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन का काम करता है, मुद्रा और शरीर के संतुलन करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो वो ये सेरिबेलम है, वो यहाँ पे पार्ट रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा दोस्तों कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल नहीं है, सीएनएस में क्या शामिल नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सीएनएस की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, और सीएनएस में क्या शामिल नहीं है। सीएनएस में यहाँ पे दो पार्ट आते हैं, एक यहाँ पे ब्रेन आता है और दूसरा इसमें यहाँ पे स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु आती है। तो यहाँ पे कौन कौन सा, तो यहाँ पे ब्रेन भी रहेगा, स्पाइनल कोड रहेगी, स्पाइनल कोड यानी स्पाइनल कोड भी रहेगी। तो इसमें क्या नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। तंत्रिका ध्यान रखना है दोस्तों, नर्व होती है, वो नर्व यहाँ पे केंद्रीय सीएनएस के यहाँ पे पार्ट यहाँ पे नहीं होता है। फैक्ट भी देख सकते हो दोस्तों आप। तो फैक्ट दिया गया है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस केवल मस्तिष्क, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे केवल मस्तिष्क और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे मेरुरज्जु से मिलकर यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों अपना कि रिफ्लेक्स क्रिया का केंद्र होता है। दोस्तों यहाँ पे द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर रहे हैं अपन। रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर कौन सा रहेगा, वो बताना है। ब्रेन, स्पाइनल कोड, सेरिब्रम या फिर सेरिबेलम। दोस्तों, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछा जाए तो वो सेरिब्रम होता है, सबसे बड़ा भाग। दूसरा सबसे बड़ा भाग या छोटा मस्तिष्क के नाम से पूछे तो वो ये सेरिबेलम होता है। ये भी अपना यहाँ पे ध्यान रखना है। स्पाइनल कोड है ही। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, स्पाइनल कोड। ध्यान रखना है, रिफ्लेक्स क्रिया यानी सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर रहे हैं। स्पाइनल कोड क्या करती है दोस्तों, तो वो अपने को जो सूचनाएं होती है उनको लाने और ले जाने के लिए है वो जिम्मेदार होती है, जिसे अपन रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जानते हैं। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप। फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया कि रिफ्लेक्स क्रिया तेज और अनैच्छिक होती है, फास्ट होती है और यानी इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होती है। जो मस्तिष्क को बाईपास कर है वो मेरुरज्जु को नियंत्रित यहाँ पे करती है, स्पाइनल कोड को क्या करती है यहाँ पे कंट्रोल करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कितने भाग होते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसे अपन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, उसके कितने पार्ट रहेंगे। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे तंत्रिका तंत्र वो 3 प्रकार का, सीएनएस, पीएनएस और साथ ही में एएनएस होता है। तो एएनएस की बात कर रहे हैं अपन, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसके भी दो भाग रहते हैं, एक यहाँ पे सिंपैथेटिक और दूसरा यहाँ पे प्रासिम्पैथेटिक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों इसे, जिसे इसके तो दो पार्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये अनिच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय गति और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे पाचन को नियंत्रित करता है।
तो यहाँ पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसको कंट्रोल करता है? तो हृदय, हार्ट रेट को, और साथ ही में डाइजेशन सिस्टम को क्या करता है? यहाँ पे कंट्रोल करके चलता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र का प्रभाव होता है। दोस्तों यहाँ पे सिंपैथेटिक तंत्रिका नर्व सिस्टम है, उसका प्रभाव पूछा गया है। मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये दो पार्ट किसके रहेंगे? तो यहाँ पे एएनएस के भाग रहते हैं, जिसे अपन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये किसको कंट्रोल करेगा? सिंपैथेटिक। हृदय गति कम करना, पाचन बढ़ाना, हृदय गति बढ़ाना या नींद लाना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 के अंदर बताना है, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे हार्ट रेट को यहाँ पे इंक्रीज करता है, यानी हार्ट रेट को बढ़ाने का कार्य ध्यान रखना है क्या करता है? तो वो सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है? तो फैक्ट दिया गया है कि ये ध्यान रखना, ये तनाव और खतरे की स्थिति में फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया सक्रिय करता है, यानी हार्ट रेट को क्या कर देता है? बिल्कुल यहाँ पे बढ़ा देता है। फाइट और फ्लाइट की पोजीशन के अंदर है वो हार्ट रेट को यहाँ पे इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि न्यूरो ट्रांसमीटर का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पे एन एग्जांपल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। हीमोग्लोबिन, एसिटाइलकोलिन, इंसुलिन या फिर एड्रेनालिन। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास के, सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर कर दे और लाइक कर दे। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लगातार लाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 रहेगा, न्यूरो ट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर एसिटाइलकोलिन। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे एसिटाइलकोलिन है वो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की बात उदाहरण रहेगा। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे एक तंत्रिका है वो दूसरी तंत्रिका से जाके मिलती है, तो उसको है इसके आवेग को दूसरी तंत्रिका के अंदर भेजने का कार्य है वो न्यूरो एसिटाइलकोलिन के द्वारा किया जाता है। और दोनों को जोड़ने के लिए वो सिनेप्स यहाँ पे रहते हैं। इन सिनेप्स के पास में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रहते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है? तो फैक्ट दिया गया है कि यहाँ पे ये रसायन न्यूरॉन्स के बीच या न्यूरॉन से मांसपेशी तक सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, सिग्नलों को भेजने का कार्य यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहे हैं अपन, वो बताना है। 800 ग्राम, 1000 ग्राम, 1200 1400 ग्राम या फिर 1600 ग्राम। तो ब्रेन होता है दोस्तों यहाँ पे, जो अपना ब्रेन है, इस ब्रेन का भाग वेट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 1200 से लेके 1400 ग्राम तक है वो यहाँ पे क्या रह जाता है? ह्यूमन ब्रेन का यहाँ पे वेट रहेगा। देख सकते हैं दोस्तों आप फैक्ट भी, कि एक वयस्क मानव है, एक एडल्ट है यहाँ पे, पुरुष है, उसका मस्तिष्क का औसत वजन है वो इस सीमा के बीच, यहाँ पे इस सीमा का मतलब है दोस्तों यहाँ पे 1200 से 1400 ग्राम के बीच है ब्रेन का वेट यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा दोस्तों, सबसे अधिक तंत्रिकाएं पाई जाती है। दोस्तों द मैक्सिमम नंबर ऑफ नर्व है वो अपने को यहाँ पे किस में पाई जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्किन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या फिर आई। सबसे अधिक तंत्रिकाएं पूछी जाएगी दोस्तों, वो किस में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। स्किन, ध्यान रखना दोस्तों, त्वचा के अंदर है वो सबसे ज्यादा नर्व यानी तंत्रिका पाई जाती है, जो यहाँ पे संवेदनाएं ग्रहण करने के लिए और संवेदनाओं को वापस रिफ्लेक्स करने के लिए है, दोनों का कार्य करती है। देख सकते हैं दोस्तों आप फैक्ट भी। तो फैक्ट दिया गया है कि त्वचा के अंदर, ध्यान रखना, त्वचा में स्पर्श है, दर्द है और तापमान महसूस करने के लिए है वो सेंसरी नर्व है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो उच्च घनत्व क्या करती है? एंड करती है, उच्च घनत्व के साथ यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि न्यूरॉन का कार्य क्या है? दो फंक्शन ऑफ न्यूरॉन बताना है अपने को दोस्तों। यहाँ पे न्यूरॉन का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। हार्मोन बनाना, आवेग वहन करना, रक्त शुद्ध करना या ऊर्जा उत्पन्न करना। तो दोस्तों न्यूरॉन जो तंत्रिकाएं होती है, तंत्रिका तंत्र की जो क्या होती है, इकाई होती है न्यूरॉन, वो न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। तो न्यूरॉन क्या करता है दोस्तों? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं अपन, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, टू कंडक्ट और इम्पल्स। यहाँ पे आवेग वहन करने का कार्य करती है, यानी जो इम्पल्स होते हैं, जो दो प्रकार के रहे, सेंसरी और मोटर इम्पल्स होते हैं, उनको आगे तक ले जाने और लाने का कार्य करती है वो न्यूरॉन के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। फैक्ट भी देख सकते हो दोस्तों आप। फैक्ट दिया गया है कि न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है दोस्तों। ये क्या है? यूनिट्स ऑफ यहाँ पे किसकी रहेगी दोस्तों? पे नर्व की रहेगी, जो विद्युत और रासायनिक संकेतों का संचरण करती है। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे, जो क्या करती है?
ट्रांसमीटर इलेक्ट्रो और केमिकल सिग्नल्स को क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा कि श्वसन की मूल इकाई क्या है। द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। तो ब्रोंकस, ट्रेकिया, एल्वियोलाई या फिर लंग, श्वसन की बात कर रहे हैं। और श्वसन तंत्र की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की बात करें, फंक्शनल और बेसिक यूनिट्स की बात करें रेस्पिरेशन, तो क्या रहेगी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एल्वियोलाई। एल्वियोलाई होती है वो, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, फंक्शन और बेसिक यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन रहेगी। ये क्या करता है दोस्तों, अपना जो यहाँ पे ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया के बाद अपने जो लंग्स होते हैं दोनों तरफ है, जो फेफड़े होते हैं दोनों तरफ के फेफड़ों के अंदर कैसी होती है, तो गुच्छेदार संरचना के अंदर है वो एल्वियोलाई पाई जाती है, जो अंगूर के गुच्छे के समान होते हैं, जो गुब्बारे की संरचना होती है वो एल्वियोलाई यहाँ पे रहती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि एल्वियोलाई छोटी थैलियां होती है जहां गैसों का वास्तविक आदान प्रदान, यहाँ पे ध्यान रखना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज रहेगी CO2 और O2, यानी O2 प्लस CO2 दोनों यहाँ पे एक्सचेंज होती है, एक दूसरे से यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि ऑक्सीजन का अधिकतम अवशोषण होता है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कहाँ होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। नोज, नोज, विंड पाइप, ब्रोंकियल्स या फिर एल्वियोलाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 के अंदर बताना है। और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, ऑक्सीजन का अधिकतम अवशोषण है वो एल्वियोलाई, जिसे अपन फंक्शन ऑफ बेसिक यूनिट्स ऑफ यहाँ पे रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। तो जो गैस होती है O2 और CO2, उन दोनों का एक्सचेंज यहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर यहाँ पे होता है। देख सकते हैं दोस्तों आप फैक्ट भी कि ऑक्सीजन रक्त में एल्वियोलाई की पतली दीवारों से फैलता है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर कैसे जाता है, तो एल्वियोलाई की जो पतली यहाँ पे लेयर होती है, इन लेयर के द्वारा यहाँ पे जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है। दोस्तों नंबर ऑफ ब्रीथिंग रेट की बात किया जा रहा है, वो प्रति मिनट यहाँ पे श्वसन दर कितनी रहेगी, 8 से 10, 12 से 18, 20 से यहाँ पे 25 या 30 से 35। दोस्तों नॉर्मल ब्रीथ रेट प्रति मिनट देखा जाए तो 16 से 20 बार भी हो सकती है, तो लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखे तो अपन यहाँ पे 12 से 18, क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। 12 से 18 बार अपन प्रति मिनट यहाँ पे श्वसन के दौरान अपन श्वसन लेते हैं और यहाँ पे छोड़ते हैं। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो ये स्वस्थ व्यक्ति का आराम की अवस्था की दर होती है, जो रेस्पिरेशन जो रेट होती है वो स्वस्थ व्यक्ति की आराम के दौरान, रेस्ट पोजीशन के दौरान यहाँ पे 12 से 18 बार यहाँ पे पर मिनट यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि श्वसन गैसों का परिवहन किसके द्वारा होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटर गैस किसके द्वारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्लाज्मा, आरबीसी, प्लेट्स और WBC, श्वसन गैसों का दोस्तों जो O2 और CO2 की बात कर रहे हैं अपन, O2 और जो CO2 है दोनों का यहाँ पे परिवहन ट्रांसपोर्ट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, आरबीसी रेड ब्लड कार्बल्स होती है, उसके अंदर दोस्तों जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है, ये आयरन यहाँ पे किसको O2 और CO2 को यहाँ पे चिपका के लाने और ले जाने का कार्य यहाँ पे करता है। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, तो लाल रक्त कोशिकाएं होती है जिसे अपन आरबीसी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने का कार्य यहाँ पे करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि CO2 का परिवहन मुख्यतः होता है, CO2 का परिवहन ट्रांसपोर्ट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। CO2 का परिवहन की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं दोस्तों, ऑक्सीमोग्लोबिन के रूप में होता है या कार्बोमिनोहेमोग्लोबिन के रूप में होता है, घुली हुई या फिर मुक्त गैस के रूप में, CO2 का परिवहन किस रूप में होता है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 के अंदर बताना है। और ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, जिसे अपन कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन के रूप में जानते हैं, और ऑक्सीमोग्लोबिन के रूप में है यहाँ पे O2 का यहाँ पे परिवहन होता है। लेकिन CO2 की बात करें तो वो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन के रूप में यहाँ पे परिवहन ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया कि अधिकांश CO2 बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में है, वो कुछ हीमोग्लोबिन से बंधकर है वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखे दोस्तों, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे जो मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ लंग की बात कर रहे हैं अपन, तो ये लंग्स को ढकने के लिए है वो यहाँ पे कौन सी
झिल्ली रहेगी, ये अपना ट्रेकिया है, और इस ट्रेकिया के साथ में ये अपने यहाँ पे लंग्स होते हैं दोस्तों, दोनों तरफ है वो लंग्स वाली पोजीशन है, जिसके अंदर यहाँ पे दोनों की दोनों साइडों में यहाँ पे जाते हैं ब्रोंक्यूल्स, और उनको जो कवर करने के लिए है, लंग्स को कवर करने के लिए है, जो यहाँ पे झिल्ली पाई जाती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, प्लूरा या मेनेंजिस। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर, प्लूरा के नाम से जानी जाती है। प्लूरा है वो यहाँ पे लंग्स को कवर करने वाली आउटर यहाँ पे लेयर रहेगी। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप, फैक्ट दिया गया है कि प्लूरा फेफड़ों की रक्षा करती है और घर्षण कम करती है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे प्रोटेक्ट प्लूरा है जो प्रोटेक्ट करती है लंग्स को, और ये रिडक्शन और साथ ही में ब्रीदिंग को क्या करती है? कंट्रोल करके भी रखती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17, श्वसन के समय डायफ्राम क्या होता है? दोस्तों सर ड्यूरिंग द इनहेलेशन ऑफ डायफ्राम की पोजीशन अपने को बताना है। डायफ्राम क्या होती है दोस्तों? तो डायफ्राम है जो अपने फेफड़े होते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो फेफड़े की पोजीशन है, ये दोनों के दोनों फेफड़े हैं, इन फेफड़ों के नीचे है जो मांसपेशी पाई जाती है उसे अपन डायफ्राम के नाम से जानते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स के नाम से जानते हैं। और ये क्या करती है दोस्तों? फेफड़ों के अंदर श्वास लेने के समय और यहाँ पे श्वास छोड़ने के समय दोनों साथ वक्त कार्य करती है। तो श्वसन के समय की बात कर रहे हैं, यानी जो श्वास ले रहे हैं उस समय क्या करती है? क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि ये नीचे जाती है और फेफड़ों को यहाँ पे फूलने के लिए जगह देती है, जिससे है वो अधिकतम ऑक्सीजन है वो अंदर आ सकती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि सांस लेते समय डायफ्राम क्या है होती है? वो नीचे खिसक जाती है, जिससे वो फेफड़ों में अधिक जगह बनती है और यहाँ पे ऑक्सीजन है वो अंदर यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18, श्वास त्याग के समय फेफड़ों का आयतन। दोस्तों यहाँ पे ड्यूरिंग एक्सेलेशन ऑफ वॉल्यूम, लंग्स की बात कर रहे हैं, वो अपने क्या होता है? श्वास त्याग के समय फेफड़ों का आयतन कैसा रहता है? दोस्तों अपन श्वास को वापस छोड़ रहे हैं, वो छोड़ते समय यहाँ पे फेफड़ों का जो आयतन है वो आयतन कैसा रहेगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। फेफड़ों का आयतन है कैसा रहेगा? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या शून्य हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। छोड़ते समय है वो फेफड़ों का आयतन है वो यहाँ पे क्या हो जाता है? घटता है, डिक्रीज यहाँ पे हो जाता है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ फैक्ट क्या दिया गया है कि श्वास छोड़ते समय है वो फेफड़ों का आयतन कम होता है और यहाँ पे CO2 क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि श्वसन का नियंत्रण केंद्र स्थित है। दोस्तों रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर की बात कर रहे हैं, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा या फिर थैलेमस कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे श्वसन को कंट्रोल करने का कार्य जो ब्रेन का कौन सा पार्ट रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। ब्रेन का कौन सा पार्ट है? और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास को शेयर और लाइक ज्यादा से ज्यादा करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लगातार यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे श्वसन है जैसे पाचन है इनको कंट्रोल, और जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उनको कंट्रोल करने का कार्य मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो मेडुला ऑब्लांगेटा श्वसन गति और गहराई को नियंत्रित कंट्रोल करके यहाँ पे रखता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा दोस्तों कि फेफड़ों की कुल क्षमता कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स है उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। दोस्तों फेफड़ों की कुल क्षमता जिसे अपन टोटल लंग कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। इसे अपन टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी फेफड़ों की कुल कम क्षमता होती है उसे टोटल लंग्स कैपेसिटी के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों फैक्ट भी दिया गया है, ये फेफड़ों की अधिकतम धारण करने की क्षमता है जिसे अपन टोटल लंग्स कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या आता है दोस्तों यहाँ पे तो वाइटल कैपेसिटी भी इसके अंदर आती है और रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों मिलके है वो टोटल कैपेसिटी, टोटल लंग्स ऑफ कैपेसिटी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा दोस्तों कि मानव शरीर में कुल मांसपेशियां होती है, टोटल नंबर ऑफ मसल्स की बात कर रहे हैं इन ह्यूमन बॉडी, वो कितनी रहेगी दोस्तों? दोस्तों बोन की बात करें, बोन्स की बात करें तो यहाँ पे 206 हड्डियां अपने अंदर रहती है, लेकिन यहाँ पे मांसपेशियों की बात कर रहे हैं तो वो कितनी रहेगी? तो एग्जैक्ट मांसपेशी देखें तो 639 यहाँ पे मांसपेशी के लगभग पाई जाती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 600 से अधिक मांसपेशियां रहेगी जो लगभग यहाँ पे ध्यान रखना है 639 से लेकर यहाँ पे 650 तक मांसपेशियां बॉडी के अंदर यहाँ पे पाई जाती है।
देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि मानव शरीर में लगभग वह 639 से लेकर 650 तक यहाँ पे स्केलेटल मसल्स होती है, जिसे अपन कंकाल या मांसपेशियों के नाम से यहाँ पे जानते हैं। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि स्वैच्छिक मांसपेशी होती है, तो स्वैच्छिक मांसपेशी की बात कर रहे हैं अपन, तो इसे अपन वॉलेंट्री मसल्स की बात कर रहे हैं। वो कैसी रहेगी दोस्तों यहाँ पे, स्वैच्छिक मांसपेशियां तीन प्रकार की मांसपेशी होती है दोस्तों यहाँ पे, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और ये साथ ही में दोस्तों यहाँ पे कार्डियक मसल्स होती है। तो यहाँ पे वॉलेंट्री मसल्स की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। स्केलेटल मसल्स के रूप में है वो स्वैच्छिक मांसपेशी होती है जो हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, जो बोन से जुड़ी हुई जो मांसपेशियां होती है, जितनी भी मांसपेशियां वो सब की सब क्या कहलाएगी दोस्तों यहाँ पे, तो वॉलेंट्री मसल स्वैच्छिक मांसपेशी होती है जो अपने अनुसार यहाँ पे अपनी इच्छा से कार्य करती है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अस्थि मांसपेशी हमारी इच्छा से नियंत्रित होती है, जो स्केलेटल मसल्स होती है वो अपने द्वारा यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा तो दोस्तों यहाँ पे कि हृदय की मांसपेशी होती है, दोस्तों यहाँ पे द मसल ऑफ हार्ट है वो किसकी मांसपेशी रहेगी, स्मूथ, स्केलेटल, कार्डियक या स्ट्रेट मसल। दोस्तों मैंने बताया था कि वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और साथ ही में कार्डियक मसल्स होती है। तो कार्डियक मांसपेशी हृदय की मांसपेशी की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। कार्डियक मांसपेशी, हृदय की मांसपेशी को अपन कार्डियक मसल्स के नाम से यहाँ पे जानते हैं, जो कार्य करने के तौर पर तो है वो यहाँ पे इनवॉलेंट्री के रूप में, और दिखने के तौर पर है वो वॉलेंट्री के रूप में अपने यहाँ पे संरचना होती है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप कि कार्डियक मसल्स होती है दोस्तों यहाँ पे वो अनैच्छिक होती है और लगातार संकुचित होती रहती है, यानी कंटिन्यू यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होती रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा दोस्तों आपकी मांसपेशी संकुचन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, यानी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं अपन। कौन सा यहाँ पे एलिमेंट अपने को यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है, मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक तत्व की बात पूछी गई है। विटामिन है, एटीपी है, ग्लूकोज है या हीमोग्लोबिन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 की बात कर रहे हैं और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो ध्यान रखना है दोस्तों, मांसपेशी को कॉन्ट्रैक्शन के लिए आवश्यक है। और इसके लिए दो प्रकार के यहाँ पे इसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं, एक यहाँ पे एक्टिन और दूसरा इसके अंदर यहाँ पे मायोसिन। अब एक्टिन भी दो प्रकार होगा, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। फैक्ट देख सकते हैं दोस्तों आप। तो एटीपी ध्यान रखना दोस्तों, ऊर्जा प्रदान करता है जो मांसपेशियों को संकुचन के लिए यहाँ पे आवश्यक होता है। मसल्स की यहाँ पे ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में यहाँ पे यूज होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, मांसपेशी तंतु की मूल इकाई, दोस्तों यहाँ पे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मसल्स फाइबर की बात कर रहे हैं अपन। उस मसल्स फाइबर की मांसपेशी की जो मूल इकाई है वो क्या रहेगी, संरचनात्मक इकाई क्या रहेगी, मायोफाइब्रिल है, सार्कोमियर है, एक्टिन है, मायोसिन है। दोस्तों यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन दोनों यहाँ पे फिलामेंट है जो मांसपेशी को संकुचित करने के लिए यहाँ पे कार्य करते हैं, जिसे अपन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। मायोफाइब्रिल है वो मांसपेशियों के यहाँ पे आवरण होता है जिसमें यहाँ पे मसल्स फाइबर रहते हैं। लेकिन मांसपेशी तंतु की बात करें, मसल्स फाइबर की बात करें, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 करेक्ट आंसर, सार्कोमियर यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मसल्स फाइबर यहाँ पे रहने वाली है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप। तो सार्कोमेर मांसपेशी संकुचन की कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट यहाँ पे कंट्रोल यूनिट यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि एक्टिन और मायोसिन के बीच की क्रिया क्या कहलाती है। एक्टिन एंड मायोसिन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, मैंने बताया भी था दोस्तों, इसे अपन फिलामेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। और वो कौन सी थ्योरी है, तो जिसे अपन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो एक्टिन और मायोसिन है वो क्रॉस सेक्शन के द्वारा है, वो किसके द्वारा यहाँ पे मांसपेशियों का संकुचन कराने का कार्य यहाँ पे करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों आप। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है अनुसार एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे पर यहाँ पे फिसलते हैं, स्लाइडिंग करते हैं, एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे फिसलते हैं और ये मांसपेशियों को संकुचित करने के लिए यहाँ पे कार्य करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा, मांसपेशियों में ऊर्जा संग्रहित होती है, दोस्तों एनर्जी स्टोरेड और मसल्स की बात कर रहे हैं अपन। मांसपेशियों में ऊर्जा किसके रूप में यहाँ पे संग्रहित रहती है, ग्लाइकोजन के रूप में, प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में या मिनरल्स के रूप में। मसल्स के अंदर है जो ऊर्जा है वो ऊर्जा किस रूप में स्टोर करके रखी जाती है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 के अंदर बताना है। चले दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा
और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। ग्लाइकोजन के रूप में है वो मांसपेशियों के अंदर है वो ऊर्जा एनर्जी स्टोर यहाँ पे रहती है, जो बाद में वापस से ग्लूकोज के रूप में यहाँ पे क्या करके टूट के अपने को यहाँ पे मसल्स को ऊर्जा देती रहती है। फैक्ट भी देख सकते हो दोस्तों आप। तो ग्लाइकोजन मांसपेशी में ऊर्जा का भंडार है जो आवश्यकता होने पर ग्लूकोज के अंदर बदल जाता है। यानी ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहती है, लेकिन जरूरत पड़ेगी मसल्स को एनर्जी की तो यहाँ पे ग्लूकोज के रूप में वापस से अपने को टूट गया है एटीपी के रूप में है वो वापस से अपने को ऊर्जा यहाँ पे मांसपेशी को देती रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि थकान का मुख्य कारण क्या है दोस्तों। मेन केस ऑफ मसल्स फैटिग की अपने को बताना है। थकान का मुख्य कारण क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे। ऑक्सीजन की कमी, लैक्टिक अम्ल का संचय, या फिर पानी की कमी, विटामिन की कमी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 के अंदर बताना है जो अपनी थकान आ जाती है, फटीग आ जाती है दोस्तों यहाँ पे मसल्स के अंदर है वो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या हो जाता है, गाढ़ा होने लगता है कि मांसपेशियों की जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर है वो क्या जमना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। लैक्टिक अम्ल जमने से मांसपेशियों की जो रक्त वाहिकाएं होती है और रक्त वाहिकाएं यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि एनएरोबिक की बात कर रहे हैं अपन। एनएरोबिक सब्सटेंस से क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है जिसके कारण यहाँ पे थकान यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा तो दोस्तों है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है दोस्तों। यहाँ पे द स्ट्रक्चर द कॉन्टेक्ट मसल टू बोन अपने को यहाँ पे बताना है। मसल्स टू बोन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, यानी जो मांसपेशी होती है ये मांसपेशी किससे आगे जुड़ रही है। तो मांसपेशी हड्डी से जोड़ने के लिए है वो यहाँ पे कौन यूज होता है, क्या यूज होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ये मांसपेशी हड्डी से यहाँ पे जुड़ रही है तो किसके द्वारा जुड़ेगी, लिगामेंट के द्वारा, टेंडन के द्वारा, कार्टिलेज के द्वारा या फेसिया के द्वारा। तो मैं बताऊं दोस्तों यहाँ पे जो फेसिया है वो यहाँ पे मसल्स टू मसल्स, मसल टू मसल, मांसपेशी को मांसपेशी जोड़ने के लिए फेसिया का यूज होता है। टेंडन है वो मसल्स टू बोन यहाँ पे यूज होता है। और साथ ही में जो लिगामेंट है दोस्तों यहाँ पे वो बोन टू बोन यहाँ पे यूज होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने के लिए अपन टेंडन का यूज करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो टेंडन है वो मजबूत कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये मांसपेशी को किससे जोड़ता है, हड्डी से जोड़ता है। ना कि हड्डी को मांसपेशी से नहीं जोड़ता है बल्कि मांसपेशी को हड्डी से यहाँ पे जोड़ता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि सबसे तेज संकुचन करने वाली मांसपेशी होती है दोस्तों यहाँ पे द फास्ट कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सी मसल्स रहेगी जो सबसे तेजी से संकुचित होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। स्मूथ यानी चिकनी मांसपेशी जिसे अपन वॉलेंट्री मसल्स के नाम से जानते हैं। साथ ही में अस्थि स्केलेटल मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स होती है, रेस्पिरेटरी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। अस्थि मांसपेशी होती है वो ध्यान रखना है जो हड्डियों से जुड़ी होती है जिसे अपन वॉलेंट्री मसल्स के नाम से जानते हैं। जो हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशी होती है वो ध्यान रखना है सबसे ज्यादा क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, संकुचित यहाँ पे होती है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप, अस्थि मांसपेशी स्केलेटल सबसे तेजी से यहाँ पे संकुचित यहाँ पे कर सकती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 रिफ्लेक्स क्रिया में शामिल तंत्र कौन सा है दोस्तों। यहाँ पे द सिस्टम इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर रहे हैं अपन। वो कौन सा सिस्टम इसमें शामिल है, रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्रिया क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे एक्शन के तुरंत बाद रिफ्लेक्स। जैसे मान लो अपनी हाथ है और ये हाथ के अंदर कोई सुई चुभो देता है तो तुरंत अपना हाथ यहाँ पे अड़ जाता है, इसे अपन रिफ्लेक्स एक्शन की क्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये करने के लिए अपन क्या क्या जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर बताना है। तो इसके लिए अपने को तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम और साथ ही में मसल सिस्टम दोनों यहाँ पे कार्य करेंगे तब जाके रिफ्लेक्स एक्शन क्रिया है वो तुरंत अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों फैक्ट भी दिया गया है कि रिफ्लेक्स एक्शन है वो यहाँ पे सेंसरी नर्व और साथ में इंटरनर्व और यहाँ पे मोटर नर्व नर्व है वो शामिल इसके अंदर यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32। व्यायाम के समय श्वसन दर क्यों घटती है दोस्तों। यहाँ पे व्यायाम के समय ड्यूरिंग द एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, उस समय यहाँ पे ब्रीथ रेट है वो यहाँ पे इंक्रीज क्यों बढ़ती है, इंक्रीज क्यों हो जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। व्यायाम के समय बट जो अपनी श्वसन दर है, ब्रीथ रेट है वो क्यों बढ़ती है, ऑक्सीजन की अधिक मांग के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के कारण, रक्तचाप होने के कारण या मांसपेशी शिथिलता के कारण। तो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज की बात करें अपन दोस्तों, मांसपेशी एक्सरसाइज के दौरान की बात करें तो वो ध्यान रखना है श्वसन दर क्या हो रहेगी, बढ़ती क्यों है,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। ऑक्सीजन की अधिक मांग दोस्तों, इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, अधिक मांग, अपनी बॉडी है वो अधिक ऑक्सीजन की यहाँ पे डिमांड करेगी, जिसके कारण अपनी बर्थ रेट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज यहाँ पे हो जाती है। फैक्ट भी देख सकते हो आप, फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि व्यायाम में मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन और ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसलिए है वो अपनी बर्थ रेट है जो अपनी श्वसन दर है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, इंक्रीज यानी बढ़ जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा कि मांसपेशी संकुचन को नियंत्रित करता है दोस्तों, मसल कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पे कंट्रोल कौन करता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र या अंतःस्रावी तंत्र, यानी रेस्पिरेटरी, नर्व सिस्टम, डाइजेस्टिव या एंडोक्राइन सिस्टम। मांसपेशी के संकुचन उसको कंट्रोल करने का कार्य क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर नर्व सिस्टम होता है। वो ध्यान रखना है दोस्तों, मांसपेशी को कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पे रिलैक्सेशन दोनों का कार्य यहाँ पे करता है। फैक्ट देखे दोस्तों, तो मोटर नर्व होती है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे क्या करती है, मांसपेशियों को संकुचन करने के लिए यहाँ पे संकेत देती है दोस्तों। दो प्रकार की नर्व यहाँ पे पाई जाती है, एक मोटर नर्व होती है, दूसरी यहाँ पे सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व यहाँ पे संवेदी होती है, जो यहाँ पे अंगों से यहाँ पे संवेदना लेके जाती है ब्रेन तक, और ब्रेन से वापस अंगों तक संवेदना लेके जाती है, वो मोटर नर्व यहाँ पे होती है। दोनों में अपने को यहाँ पे अंतर याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34, दौड़ते समय सबसे अधिक कार्य करता है दोस्तों, ड्यूरिंग रनिंग के दौरान सबसे मोस्ट यहाँ पे जो कार्य करता है वो कौन करता है, केवल मस्तिष्क यानी ओनली ब्रेन, ओनली लंग्स, मसल एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम। दौड़ते समय रनिंग के, ड्यूरिंग रनिंग के दौरान की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 के अंदर बताना है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, मसल और रेस्पिरेटरी सिस्टम। ध्यान रखना, मांसपेशीय तंत्र और साथ ही श्वसन तंत्र है, दोनों मिलकर है वो यहाँ पे दौड़ के दौरान है अपना कार्य करते हैं। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप, जो दौड़ के समय है वो यहाँ पे स्केलेटल मसल्स और साथ ही में रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का समन्वय बहुत जरूरी होता है। स्केलेटल मसल जो ऐच्छिक मांसपेशी होती है और साथ ही में श्वसन तंत्र है, दोनों यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पे कार्य करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि श्वसन नियंत्रण केंद्र प्रभावित होने पर असर पड़ेगा। श्वसन नियंत्रण केंद्र की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर अगर इफेक्ट हो जाता है तो वो यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा अपना, किसके ऊपर पड़ेगा, मांसपेशी शक्ति पर, मसल स्ट्रेंथ पर, ब्लड फॉर्मेशन पर, ब्रीथिंग या फिर डाइजेशन। तो दोस्तों अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोल अगर इफेक्ट हो जाता है तो किसके ऊपर फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 35 इजी रहेगा दोस्तों, और आसानी से समझ में भी आ गया होगा कि बर्थ रेट, जो ब्रीदिंग है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, श्वसन लेने की जो कैपेसिटी है अपनी, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, 16 से 18 या 20 बार अपनी प्रति मिनट यहाँ पे बर्थ रेट रहती है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो मेडुला, मेडुला में स्थित जो श्वसन केंद्र है वो सांस लेने की दर को क्या करता है, कंट्रोल करता है और गहराई नियंत्रित करता है। गहराई मतलब जो उसकी जो बर्थ रेट है, ब्रीथिंग रेट है 16 से जो 20 बार है उसको मेंटेन करने का कार्य यहाँ पे करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36, पैरा ओलंपिक खेलों का मोटो क्या है दोस्तों, यहाँ पे मोटो पैरा ओलंपिक गेम्स की बात कर रहे हैं अपन, वो क्या रहने वाला है वो अपने यहाँ पे बताना है। सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टिस, ये ओलंपिक का मोटो है दोस्तों, यहाँ पे ओलंपिक गेम्स है उनका मोटो है। अपने को पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, स्पिरिट इन मोशन। स्पिरिट इन मोशन ध्यान रखना है दोस्तों, वो पैरा ओलंपिक्स खेल का यहाँ पे मोटो रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि पैरा ओलंपिक यहाँ पे इम्प्लाइज है वो स्पिरिट एंड डिटर्मिनेशन इन एथलेटिक्स यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37, दर्शन शास्त्र के संबंध में निम्न में से क्या भी समय, दर्शन शास्त्र की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, फिलोसफी की बात कर रहे हैं, इन फिलोसफी के संबंध में है वो कौन सा यहाँ पे ओड रिलेटेड है, विषम कौन सा है दोस्तों, मैंने बताया था दर्शन शास्त्र की यहाँ पे 6 यहाँ पे विशेषताएं होती है, उनमें से यहाँ पे मेटाफाइसिस है, साथ ही में दोस्तों एस्थेटिक है, एथिक है। तो इनमें से जो नहीं है वो ध्यान रखना, चिकित्सा शास्त्र है वो यहाँ पे दर्शन शास्त्र से संबंधित यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेटाफाइसिस हो गई, एस्थेटिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, ये दर्शन शास्त्र की प्रमुख शाखाएं हैं, जबकि यहाँ पे मेडिसिन वो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित यहाँ पे रखती है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 रहेगा। 38 में देखिए दोस्तों यहाँ पे कि योग के राष्ट्रीय संस्थान का क्या नाम है, योग के राष्ट्रीय संस्थान का नाम पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे।
नेम ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा की बात कर रहे हैं अपन, तो वो कौन सा रहेगा? महर्षि पतंजलि संस्थान है, स्वामी विवेकानंद संस्थान, राष्ट्रीय योग संस्थान, मोरारजी देसाई संस्थान। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर रहेगा। योग का राष्ट्रीय संस्थान, ध्यान रखना, मोरारजी देसाई संस्थान है वो यहाँ पे योग का राष्ट्रीय संस्थान रहने वाला है। सॉरी दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा दोस्तों कि वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाडा की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसका मुख्यालय है वो कहाँ है? वाडा है दोस्तों यहाँ पे। वो ध्यान रखना है, सभी देशों के ऊपर जो खिलाड़ी होते हैं, वो खिलाड़ी जो ड्रग्स का यूज करते हैं, नशे का यूज करते हैं, उन पे कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है वो यहाँ पे कार्य करती है, और उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ रहेगा? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 के अंदर बताना है, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, कनाडा ध्यान रखना है, वो वाडा का यहाँ पे हेडक्वार्टर यहाँ पे रहने वाला है। फैक्ट भी देख सकते हो दोस्तों आप, फैक्ट दिया गया है कि वाडा खेलों में डोपिंग रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी होती है, यानी खेलों के अंदर है वो नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए है, वो आप पे कंट्रोल करने के लिए वाडा कार्य करती है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 40। कोल्ड स्प्रे में कौन सी गैस काम आती है? दोस्तों कोल्ड स्प्रे की बात कर रहे हैं अपन, कोल्ड स्प्रे में कौन सी गैस काम में लेते हैं? वैसे कोल्ड स्प्रे के अंदर अपन बर्फ का यूज करते हैं, आइस का यूज करते हैं, और कोल्ड स्प्रे को अपन किस किस थेरेपी के नाम से जानते हैं? तो इसे अपन क्रायोथेरेपी, क्रायोथेरेपी के नाम से जानते हैं, इसे अपन कोल्ड थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर अपन बर्फ यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं, जो गैस यूज करते हैं कोल्ड स्प्रे के रूप में, इसे अपन इथाइल क्लोराइड, क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, इथाइल क्लोराइड के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो कोल्ड स्प्रे है वो इंजरी ट्रीटमेंट में तेजी से ठंडक प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो अपन जैसे इंजरी हो जाती है किसी अंग में, तो तुरंत अपन स्प्रे लगा देते हैं या फिर बर्फ लगाते हैं, तो वो यहाँ पे कोल्ड थेरेपी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 41, गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का रहेगा, इसमें एक होता है एलडीएल, दूसरा होता है में एचडीएल। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, दो प्रकार का यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल रहेगा। तो जो एचडीएल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, एचडीएल यहाँ पे गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो रक्त वाहिकाओं में है, रक्त वाहिकाओं से क्या करता है? अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को यहाँ पे हटा देता है। जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है रक्त वाहिकाओं ब्लड वेसल्स के अंदर, उसको यहाँ पे हटाने का कार्य एचडीएल यहाँ पे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यहाँ पे कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 42, राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम की बात कर रहे हैं, वो किसे कहा जाता है? एक होता है दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री अपन राइबोसोम के नाम, राइबोसोम को कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, लेकिन यहाँ पे राइबोसोम की फैक्ट्री पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 के अंदर बताना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियस ध्यान रखना है, दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसे अपन केंद्र के नाम से जानते हैं, केंद्र है वो राइबोसोम की फैक्ट्री यहाँ पे रहती है। और सबसे ज्यादा राइबोसोम किस पे होता है दोस्तों यहाँ पे? तो फैक्ट को आपको इससे जोड़ के नहीं देखना है, राइबोसोम होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका होती है उस पे सबसे ज्यादा है वो क्या पाया जाता है? राइबोसोम यहाँ पे पाया जाता है, और राइबोसोम है वो प्रोटीन का संश्लेषण यहाँ पे करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 43, 43 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय महिला प्रशिक्षक जिसे अपन सुनील डबास के नाम से जाना जाता है, सुनील डबास को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था? भारतीय महिला प्रशिक्षक है दोस्तों यहाँ पे, कोच एज है सुनील डबास, उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार जो 1985 के अंदर इसका स्टार्ट किया गया था, वो किस खेल के लिए दिया गया था? रेसलिंग, कबड्डी, फुटबॉल या फिर चेस? चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 रहेगा, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर, कबड्डी के लिए ध्यान रखना दोस्तों, कबड्डी खेल के लिए अंदर यहाँ पे कोचेज के रूप में है सुनील डबास को यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड है वो यहाँ पे उत्कृष्ट कोचिंग के लिए दिया जाता है, मैंने बता दिया कोचेज को दिया जाता है, इस ये खिलाड़ी को यहाँ पे नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से क्या विषम है? दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ओड की अपने को बात करें तो अपने इसमें से क्या विषम रहेगा? काइपोसिस, स्वेबैक, हंचबैक या राउंडबैक? तो दोस्तों जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, मेरुदंड है, उसमें जो कर्व आ जाता है पीठ के पीछे, उसे अपन काइपोसिस के नाम से जानते हैं, पीठ के पीछे। एक होता है दोस्तों यहाँ पे कि रीढ़ की हड्डी का है वो पेट की तरफ, आगे की तरफ यहाँ पे मुड़ना, उसे अपन लॉर्डोसिस के नाम से जानते हैं। तो काइपोसिस की बात करें अपन,
और यहाँ पे इसको लोर्डोसिस बोलते हैं। तो काइपोसिस है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? काइपोसिस को ही अपन किस नाम से जानेंगे? इसे अपन हंचबैक भी बोलते हैं, साथ ही में इसे अपन राउंड बैक भी बोलते हैं। लेकिन जो लोर्डोसिस हो जाता है उसे अपन यहाँ पे किस नाम से जानते हैं? पीठ में पीछे खालीपन आ जाता है तो उसे अपन स्वे बैक के नाम से जानते हैं। तो ये तीन नाम तो यहाँ पे ध्यान रखना किससे रहेगा दोस्तों, यहाँ पे काइपोसिस से रिलेटेड, और यहाँ पे एक नाम है यहाँ पे लोर्डोसिस से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाला है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे स्पाइनल डिफॉर्मिटीज है के प्रकार है, उनमें से एक यहाँ पे सामान्य नाम यहाँ पे अलग है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 45, आमाशय में दूध को कौन सा एंजाइम पचाने में मदद करता है? दोस्तों आमाशय की बात कर रहे हैं अपन, स्टोमक की बात कर रहे हैं, उसके अंदर है वो जो दूध होता है, मिल्क होता है, उसको कौन सा डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम रहेगा? पेप्सिन है, रेनिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है। दोस्तों यहाँ पे लाइपेज है वो सा का पाचन करता है, एमाइलेज यहाँ पे प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, पेप्सिन यहाँ पे प्रोटीन पचाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 के अंदर बताना है। और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। रेनिन ध्यान रखना है दोस्तों, रेनिन है वह दूध की केसिन प्रोटीन होती है, इस केसिन प्रोटीन को यहाँ पे केसिनोजन के अंदर बदलता है, तो दूध को पचाने के लिए है वो यहाँ पे एंजाइम है वो रेनिन यहाँ पे रहेगा, जो बच्चों में सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो रेनिन दूध को जो क्रूड लाइक बनाता है उस एंजाइम उसको पाचन में मदद करता है, और खासकर है वो शिशुओं में, बच्चों में सबसे ज्यादा है वो रेनिन एंजाइम यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 46, साइनोवाइटिस शरीर के किस अंग की चोट होती है? दोस्तों साइनोवाइटिस इंजरी की बात कर रहे हैं, वो किस अंग की चोट है? मसल, टेंडन, जॉइंट या कार्टिलेज? साइनोवाइटिस की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये चोट लगने पर कौन से अंग में लगती है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जॉइंट की चोट होती है, जोड़ होता है दोस्तों, यहाँ पे जॉइंट होती है, दो हड्डियों के बीच के जो जोड़ है, इन जोड़ों के अंदर जो चोट लग जाती है उसे अपन साइनोवाइटिस के नाम से इसे जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो साइनोवाइटिस है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन जॉइंट के अंदर यहाँ पे सूजन हो जाती है, इलिंग यहाँ पे होती है, उसे अपन साइनोवाइटिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 रहेगा दोस्तों कि हृदय द्वारा एक पंप में निष्कासित की गई रक्त की मात्रा क्या कहलाती है? हार्ट के द्वारा जो एक पंप होता है, इस एक पंप के द्वारा जो रक्त की मात्रा बाहर भेजी जाती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? और एक बार पंप करने पर हार्ट के द्वारा यहाँ पे कितना ml? तो 17 ml यहाँ पे ब्लड यहाँ पे बाहर जाता है एरोटा के अंदर। तो एक हृदय द्वारा एक पंप के जो निष्कासित की गई जो रक्त की मात्रा है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, रेजिडुअल वॉल्यूम या इनहेलेशन? क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर बताना है। हृदय द्वारा एक पंप के अंदर जो निष्कासित ब्लड की मात्रा होती है उसे अपन कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम, एक स्ट्रोक में है वो यहाँ पे 17 ml यहाँ पे निकलता है। देख सकते हो दोस्तों आप, कार्डियक आउटपुट से कैसे कहेंगे? तो कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? स्ट्रोक वॉल्यूम और यहाँ पे हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी एक स्ट्रोक वॉल्यूम में 17 ml रक्त निकलता है और एक मिनट में हार्ट है वो 72 बार यहाँ पे धड़कता है, तो यहाँ पे टोटल लगभग 5 लीटर के लगभग है वो क्या पे कार्डियक आउटपुट है वो एक मिनट के अंदर यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 48, प्राचीन ओलंपिक में उद्घोषक को क्या कहते थे? दोस्तों यहाँ पे एंशिएंट ओलंपिक की बात कर रहे हैं, उस जो अनाउंसर होता है, हेरल्ड होता है, उसे अपन किस नाम से जानते थे? वो अपने को यहाँ पे बताना है। अपोलो, जीएस, स्पोंडोफेरी या फिर नाइक? दोस्तों ओलंपिक को स्टार्ट करने के लिए, प्राचीन ओलंपिक की बात कर रहे हैं, उस समय में जो उद्घोषक होता है, जो व्यक्ति यहाँ पे जो बंसुरी बजाता था, इसको बजाने के लिए है वो यहाँ पे अनाउंस करता था जोर से, इसको बजाता था, तो इसे अपन उद्घोषक बोलते थे। तो इसका नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इसे अपन स्पोंडोफेरी के नाम से जानते थे, जो गेम्स को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे रणवेरी का यूज करता था, यहाँ पे रणवेरी जो बजाता था उसे स्पोंडोफेरी के नाम से जानते थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 49, हवा में फेंकी गई कोई वस्तु के द्वारा जो तय की गई रास्ते को क्या कहते हैं? हवा के अंदर जो वस्तु फेंकी जा रही है तो उसके द्वारा जो रास्ता तय किया जा रहा है, जैसे मान लो अपन डिस्कस हवा में फेंक रहे हैं और इसके द्वारा जो रास्ता तय किया जा रहा है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? पैराबोला, अपेक्स, ट्रेजेक्ट्री या उपरोक्त भी? तो हवा के अंदर जो रास्ता बन रहा है, इस रास्ते को तो दोस्तों अपन किस नाम से जानते हैं? पैराबोला के नाम से जानते हैं। लेकिन जो दूरी पूछी गई है, इसके द्वारा जो रास्ता है वो यहाँ पे पैराबोला होता है, लेकिन यहाँ पे दूरी, वस्तु के द्वारा जो दूरी की गई है उसे अपन ट्रेजेक्ट्री के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री के नाम से इसे जाना जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो ट्रेजेक्ट्री वह पथ है जो प्रोजेक्ट माइल मोशन में तय किया जाता है, हवा के अंदर है वो यहाँ पे तय किया जाता है।
नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों, एक हाथ में कितनी फ्लेंजेज होती है दोस्तों, हाउ मेनी फ्लेंजेज इन वन हैंड की बात कर रहे हैं अपन, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो अपना हाथ होता है दोस्तों यहाँ पे, इस हाथ की अपन बात कर रहे हैं, इस हाथ के अंदर यहाँ पे कितनी फ्लेंजेज यहाँ पे रहेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों अपनी ये कलाई वाला भाग है, तो कलाई के बाद ये अंदर ये अपना मेट कार्पल के बाद में ये मेटाकार्पल, और ये अपना फ्लेंजेज अंगुलियों वाला फ्लेंजेज का भाग है। तो 4 अंगुलियां होती है, उसमें 3-3 हड्डियां होती है चारों अंगुलियों में, लेकिन जो अंगूठा होता है उसमें 2 ही हड्डियां होती है। तो इस प्रकार 4 3 12 और 2 14 यहाँ पे 14। क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा। 15 फ्लेंजेज यहाँ पे ए वन एंड के अंदर यहाँ पे रहेगी, दोनों हाथों में मिला के देखे जाए तो यहाँ पे 28 यहाँ पे फ्लेंजेज यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो फ्लेंजेज प्रत्येक हाथ में 14 फ्लेंजेज या अंगुलियों की हड्डियां यहाँ पे होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 रहेगा दोस्तों कि कैल्शियम कैल्सीफेरोल किस विटामिन को कहा जाता है, कैल्सीफेरोल की बात कर रहे हैं, कौन से विटामिन को बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कैल्सीफेरोल है अपन विटामिन डी को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे डी के पे पार्ट है, क्योंकि ये क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रुप विटामिन होता है, यानी एक कॉम्प्लेन है, कॉम्प्लेक्स विटामिन है। तो इसमें D3 होता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विटामिन D3 को अपन कैल्शिफेरोल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे विटामिन डी कैल्शिफेरोल है या डी को स्वास्थ्य और कैल्शियम अवशोषण के लिए यहाँ पे आवश्यक विटामिन माना जाता है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 रहेगा, महिला वॉलीबॉल की राष्ट्रीय ट्रॉफी का क्या नाम है दोस्तों। यहाँ पे महिला वॉलीबॉल की नेशनल ट्रॉफी वुमेन्स के अंदर वॉलीबॉल के अंदर दी जाती है, उसे किस नाम से जानते हैं। प्रिंस वसालज्जा ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, कनिका कप या पूर्णिमा ट्रॉफी। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। पूर्णिमा ट्रॉफी को अपन महिलाओं की वॉलीबॉल के अंदर यहाँ पे नेशनल ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 53, वेलोड्रम किसे कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे व्हाट इज द वेलोड्रम, वेलोड्रम किसे कहते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। वेलोड्रम क्या होता है, तो दोस्तों जो ये पता होता है, जैसे ऊंचाई दीवारों की ऊंचाई और फिर नीचे आते हैं, तो वेलोड्रम ध्यान रखना है दोस्तों किसका कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। साइकिल ट्रैक होता है उसे अपन वेलोड्रम के नाम से जानते हैं, साइकिल का ट्रैक जिसमें साइकिलिस्ट होता है वो साइकिल को चलाता है, फिर ऊपर लेके जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। तो ये क्या करता है, वेलोड्रम है वो साइकिल का यहाँ पे ट्रैक रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो वेलोड्रम है वो साइकिल रेसिंग के लिए यहाँ पे ओवल शेप ट्रैक होता है, ओवल यानी अंडे के समान, अंडे के समान यहाँ पे क्या होता है, शेप यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 54, शरीर की एकमात्र हड्डी जो दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ती है दोस्तों, यहाँ पे ओनली वन बोन है जो यहाँ पे नॉट कनेक्टेड इन अदर बोन यहाँ पे रहेगी। एक हड्डी है शरीर की जो दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ती है, टोटल अपनी 206 हड्डियां होती है, उनमें से यहाँ पे एक हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ती है, मैक्सिला, मैंडिबल, ट्राइटल या हाइड बोन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। हाइड बोन ध्यान रखना है, जो गले की हड्डी होती है, जो एकमात्र हड्डी है जो दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ती है, बल्कि 4 यहाँ पे कार्टिलेज जो कार्टिलेज होते हैं, 4 यहाँ पे उपास्थि होती है, उपास्थि के तंतु से यहाँ पे जुड़ती है, और ये किससे जुड़ी हुई होती है, तो जीभ से यहाँ पे जुड़ी हुई हड्डी रहती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हाइड बोन जो गर्दन में स्थित होती है और इसे अपन टंग मसल्स के नाम से भी जानते हैं, इसे टंग मसल की हड्डी है, तो मांस जीभ है वो भी इससे जुड़ी हुई रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 55, टंग बोन किसे कहा जाता है दोस्तों, अभी जस्ट मैंने बताया है कि टंग बोन किसे कहा जाता है, स्टर्नम, मैंडिबल, जाइगोमेटिक या हाइड बोन। तो शरीर की एकमात्र हड्डी है दोस्तों जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी हुई है, उसे अपन हाइड बोन बोलते हैं। और हाइड बोन है से ही ध्यान रखना है दोस्तों, हाइड बोन होती है, इस हाइड बोन से ही क्या जीभ यहाँ पे जुड़ी हुई रहती है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप, तो फैक्ट दिया गया है कि हाइड बोन टंग टंग की गति यानी जीभ की गति को यहाँ पे क्या करती है, कंट्रोल करके मदद करती है, ये अन्य किसी यहाँ पे हड्डी से यहाँ पे सीधी यहाँ पे नहीं जुड़ी हुई रहती है। तो चलिए दोस्तों ये आज की प्रश्नोत्तरी में अपन ने 55 क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू शामिल किए थे। क्लास कैसी लगी वो जरूर बताइए, क्लास अगर अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।